आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपका खैर मकदम है। इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे वेनेजुएला के बाद अब एक नाटो मुल्क पर गड़ी अमेरिका की नजर। ट्रंप का अगला टारगेट सेट। व्हाइट हाउस ने कहा फौज उतारने का ऑप्शन मौजूद। अमेरिका की इस धमकी से नाटो में दरार। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी समेत 6 मुल्क ट्रंप के खिलाफ हुए खड़े। सीरिया और इसराइल में बैकडोर डील की खबर। अमेरिका की निगरानी में बनेगा ज्वाइंट सेल। इसराइली हमलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश। यमन की फाइल नहीं हुई बंद। सऊदी अरब अलर्ट। हर गुट पर रियाद की नजर। सीज फायर के बावजूद ड्रोन से हो रहे हमले। साउथ लेबनान में इसराइली स्ट्राइक, 2 सिविलियंस की गई जान। और सोमालीलैंड पहुंचा इसराइली फॉरेन मिनिस्टर गिदियॉन सार। सोमालिया ने बताया गैर कानूनी खड़ा हुआ डिप्लोमेटिक तूफान। शुरुआत करते हैं इस शो की और बड़ी खबर है। ईरान नहीं बल्कि एक और मुल्क पर ट्रंप की नजरें जाकर टिक गई हैं और इसकी वजह से नाटो में दरार आ गई। नाटो बट गया है। यही इस खबर का जुज है। पहली खबर, पहला पार्ट। वॉशिंगटन से आए ऐलान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट सेट होता दिख रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका लाने के बाद अब ट्रंप के निशाने पर है ग्रीनलैंड। व्हाइट हाउस ने खुलकर कह दिया है कि ग्रीनलैंड को लेकर हर ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और उसमें अमेरिकी मिलिट्री का इस्तेमाल भी शामिल है। जंग। 7 जनवरी को सामने आए इस बयान ने दुनिया और खासकर नाटो को हिलाकर रख दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने के अलग अलग रास्तों पर चर्चा कर रहे हैं। कल इसको लेकर उन्होंने बयान दिया था, लेकिन जो आज इसकी मैं बात कर रहा हूं वो व्हाइट हाउस से आज आया बयान है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अब से कुछ घंटे पहले साफ कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, खासकर आर्कटिक रीजन में दुश्मनों को रोकने के लिए ग्रीनलैंड तो हमें चाहिए। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अमेरिका के कमांडर इन चीफ के तौर पर अमेरिकी आर्मी को इस्तेमाल करने का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है। यानी ये व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियली सीधी धमकी है और यह एक सीधा इशारा है कि अब अमेरिका अपनी फौज को ग्रीनलैंड में उतार कर उस पर कब्जा कर सकता है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करके अमेरिका में मिला के बहुत बड़ा ट्रेड रूट हथियाना चाहते हैं। ट्रंप पहले ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे, जो मुखालफत की वजह से हो ना सका। लेकिन अब वेनेजुएला वाले एपिसोड के बाद ट्रंप के मुंह को खून लग चुका है और वो ग्रीनलैंड को फ्री में हासिल करने के लिए एक्शन भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम राजशाही के दौर में जी रहे हों दोस्तों, जहां एक जिद्दी राजा दूसरे मुल्कों पर हमला करके उन्हें एक के बाद एक कब्जाते हुए, उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा। वेनेजुएला के बाद लग रहा था ईरान, लेकिन बीच में आ गया ग्रीनलैंड। ध्यान भटकाने की तो साजिश नहीं है, जा उधर ही रहे हो दिखाया ग्रीनलैंड हो। खैर, हम उस बयान की बात करते हैं जो व्हाइट हाउस से आया है। व्हाइट हाउस से आया ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूरोप के कई लीडर्स ट्रंप की इस सोच को सिरे से खारिज कर चुके हैं, ग्रीनलैंड वाली। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड कोई मुकम्मल आज़ाद मुल्क नहीं है। यानी ग्रीनलैंड पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देश नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क की किंगडम यानी डेनमार्क साम्राज्य के अंदर आने वाला एक सेल्फ गवर्निंग इलाका है, ऑटोनोमस। यहाँ की लोकल हुकूमत के पास अंदरूनी मामलों में काफ़ी ऑटोनॉमी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, इकॉनमी और सोशल अफेयर्स। लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी अब भी डेनमार्क के कंट्रोल में है। यानी ग्रीनलैंड अपने घर के ज्यादातर फैसले खुद करता है, मगर दुनिया से जुड़ी बड़ी पॉलिटिक्स डेनमार्क ही संभालता है। तो डेनमार्क का यही एक इलाका है, डेनमार्क से दूर है, बीच में समंदर, उधर यूरोप, इधर ग्रीनलैंड, उधर फिर कनाडा के नीचे आपका अमेरिका पूरा। तो ये रूट चाहिए है इन्हें। पहले भी ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बातें कर चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब मामला बदल रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बाद ये मामला और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। हो सकता है कि ट्रंप अब इसे मुफ्त में कब्जा लें। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के अपने ही कुछ लोग, जैसे ग्रीनलैंड के लिए अपॉइंट स्पेशल एनवॉय और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, पहले ही कह चुके हैं कि मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तस्वीर साफ है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं रहा,
वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजरें अब आर्कटिक पर हैं और दुनिया एक बार फिर पूछ रही है, अगला धमाका कहां होगा? क्या यहीं होगा? मगर कब होगा? अब इस खबर के दूसरे पहलू की तरफ आपको लिए चलता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब नाटो के अंदर ही दरार बनती दिखा रही है। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिक चुकी है और इस बार किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हटाने की या उठाने की बात नहीं, बल्कि पूरा इलाका ही हड़पने का इरादा सामने आ रहा है। ग्रीनलैंड कोई अलग मुल्क नहीं, डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर है और यहीं से नाटो के अंदर अमेरिका के खिलाफ आवाज तेज हो गई है। डेनमार्क ने ट्रंप के प्लान के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले लिया है और उसके साथ नाटो के 6 और मुल्क फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन भी खड़े हो गए हैं। यानी नाटो के अंदर ही अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक साफ धड़ा बनता हुआ दिख रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट में इन 6 मुल्कों ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और डेनमार्क या ग्रीनलैंड के अलावा किसी को वहां के फैसले करने का हक नहीं। यानी यूरोप के 6 मुल्क अमेरिका से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बपौती नहीं है, हाथ हटाओ दूर, जल जाएंगे तुम्हारे हाथ। इस स्टेटमेंट में जोर देकर कहा गया कि सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और बॉर्डर्स की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। आर्कटिक रीजन की सिक्योरिटी को यूरोप ने अपनी की प्रायोरिटी सबसे बड़ी तवज्जो बताया है और कहा है कि वहां की हिफाजत कलेक्टिव तरीके से होगी, यानी मिलजुल कर होगी, यानी नाटो के अलायंस के साथ मिलकर यूएन चार्टर के उसूलों के तहत होगी। नाटो में तो अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है, फिर ये बंटवारा है नाटो का। इस बयान में अमेरिका को भी पार्टनर बताया गया, लेकिन साफ लाइन खींच दी गई कि धमकी और जोर जबरदस्ती नामंजूर है, ये मत करना। अनादोलो एजेंसी की इस खबर के साथ अब जो तस्वीर आई है वो बहुत कुछ कहती है। क्या आपने उसे देखा? मैं बताता हूँ। ग्रीनलैंड के नक्शे के ऊपर ट्रंप की विग लगी हुई है, बाल लग, जैसे कब्जा दिखाया गया और ट्रंप का हो गया हो यहाँ, और उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा है। मतलब साफ किया जा रहा है कि प्लान रिजेक्ट किया जाता है, ट्रंप का कब्जा नामंजूर है। दोस्तों, वेनेजुएला से प्रेसिडेंट मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात छेड़ी है। यहां तक कि मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल का ऑप्शन भी खुला रखा है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फेडरिक्सन। इन्होंने ट्रंप से साफ कहा है, धमकियां देना बंद करो। यानी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। ट्रंप की जिद ने नाटो के अंदर ही बगावत जैसी सिचुएशन पैदा कर दी है और इसकी गूंज अब सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ग्रीनलैंड कोई छोटी जगह नहीं है। जितना मैंने पढ़ा उससे पता चला कि ये एरिया के एतबार से, ये जगह जो है, ये एरिया के एतबार से भारत से कोई 1.5 गुना छोटी है। तो कोई इसे आप एक छोटा जजीरा मत समझिए कि दिल्ली बराबर या छोटे किसी कुवैत बराबर कोई मुल्क है या बहरीन बराबर। बड़ा, बहुत बड़ा एरिया है भाई साहब। ये और बात है कि यहाँ लाइफ बहुत कम जगह पर है। बर्फ, ठंडक इसकी वजह से, पहाड़ी की वजह से है, कोई रहता नहीं, लेकिन समंदर के किनारे ग्रीनरी है अगर आप मैप देखेंगे। लेकिन जो इसकी कहते हैं ना कि जो इसकी वक़्त है स्ट्रैटेजिक, वो बहुत ज़्यादा है। यूरोप और अमेरिका, यूरोप और कनाडा, इधर से उधर, जिब्राल्टर भी इसके पास है। खैर, बढ़ते आगे। सीरिया और इसराइल के बीच बात बनती हुई दिख रही है। नेतन्याहू टेंशन कम करने पर राजी हो गया है। सीरिया की नई हुकूमत और इसराइल अब सीधे बैक चैनल में जा रहे हैं। पेरिस में हुई बातचीत के बाद दोनों ने ऐलान किया है कि अमेरिका की निगरानी में एक जॉइंट ग्रुप बनाया जाएगा जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा और ज़मीन पर मिलिट्री डी एस्केलेशन पर काम करेगा। मतलब जो फौजी कार्रवाई वो कम होगी, लेकिन सीरिया और इसराइल एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करेंगे कि फलाना देखो मन्नू कहाँ जा रहा है, चन्नू कहाँ। तो क्या ईरान पर निगरानी होगी? इसी मकसद से सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर पेरिस पहुंचे थे। जबकि दूसरी तरफ इसराइल लगातार सीरिया पर स्ट्राइक्स करता रहा है, जिस पर अमेरिका भी खुलकर नाराजगी जता चुका है, खासकर सीरिया की नई हुकूमत से अपनी कुर्बतें बढ़ाने के बाद। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सीरिया और इसराइल दोनों लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अरेंजमेंट पर कमिटेड हैं। बड़ी बात है। इसके तहत दोनों ने एक जॉइंट फ्यूजन मैकेनिज्म का बनाने का फैसला किया है, यानी एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सेल, कम्युनिकेशन
जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री डी-एस्केलेशन, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट और यहां तक कि कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज पर भी कोऑर्डिनेशन होगा। सब कुछ अमेरिका के सुपरविजन में, उसकी निगरानी में होगा। दावा यह है कि ये सेल किसी भी झगड़े को फौरन हैंडल करेगा और ना इत्तेफाकी को बढ़ने से पहले रोक देगा। यानी ये सेल गारंटी इस बात की नहीं है कि झगड़े नहीं होंगे, झगड़े होंगे लेकिन ना इत्तेफाकी बढ़ने से पहले रोक दिए जाएंगे। यानी इस बात की गारंटी तो इसमें भी नहीं है कि इजराइल बाद में कोई सीरिया पर एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन के हालात पर नजरें टाइट कर दी हैं। मंडे को सऊदी कैबिनेट ने साफ कहा कि वो यमन की सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहा है और अलग अलग गुटों को एक टेबल पर लाने की अपनी कोशिशों का रिव्यू कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान अब्दुल अजीज की चेयरमैनशिप में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद जारी किए गए एक बयान में ये कहा गया कि सऊदी अरब की तरफ से यमन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मजबूत करने के साथ साथ सभी पार्टियों के बीच बातचीत के लिए सपोर्टिव माहौल बनाने की कोशिशें जारी हैं। मतलब साफ है दोस्तों, यमन की फाइल अभी बंद नहीं हुई है और रियाद इसे अपने हाथ से निकलने देने के मूड में नहीं दिख रहा। फिलहाल जो मेरे पास अपडेट्स हैं वो ये कि सऊदी अरब ने फिर से एसटीसी के कुछ कंट्रोल वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। एसटीसी के कुछ धड़े यमन के एक सूबे से कल हथियार अपने हैंडओवर करके निकल गए थे। 300 लड़ाके करीबन अदन पहुंचाए गए थे। आज बातें हो रही थी कि पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लेकिन फिर एयर स्ट्राइक की खबर आ गई। यमन में पल पल सिचुएशन बदल रही है। सीजफायर के बीच इजरायली ड्रोन अटैक जारी हैं। साउथ लेबनान के कफर दुनीन इलाके में इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में 2 सिविलियंस की मौत हुई। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब सीजफायर एग्रीमेंट लागू है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल लगातार वायलेशंस कर रहा है। अल-मायदीन के मुताबिक ड्रोन ने सीधे एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जिसमें आम लोगों की जान चली गई। जमीन पर हालात फिर से टेंशन वाले हैं दोस्तों, और सीजफायर कागजों की जीनत बनकर रह गया है। एक खबर आपको देनी थी, मॉर्निंग शो में रह गई। बता दूं कि इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर सोमालीलैंड पहुंच गया है और डिप्लोमेटिक तूफान इस बात से खड़ा हो गया है। इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर कल सोमालीलैंड पहुंचा। इस कदम ने डिप्लोमेटिक नाराजगी को और बढ़ा दिया। इसराइल ने बिना किसी इंटरनेशनल मंजूरी के सोमालीलैंड को एक अलग मुल्क तस्लीम किया था अभी पिछले महीने, और इस फैसले को कई मुल्कों ने नकार दिया था। गिदोन सार सोमालीलैंड पहुंचने वाला इसराइल का पहला सीनियर ऑफिशियल है। उसकी विजिट के बाद सोमालिया की हुकूमत ने, सोमालीलैंड और सोमालिया में फ़र्क समझिएगा, सोमालिया की हुकूमत ने फ़ौरन रिएक्शन दिया और इसे गैर कानूनी दौरा करार दिया। सोमालिया ने कहा कि बिना फेडरल सरकार की मंजूरी के कोई भी ऑफिशियल कार्रवाई इलीगल है, नल एंड वॉइड होगी। सोर्सेज के मुताबिक इस कदम ने रीजन में नई तनातनी को जन्म दे दिया है और डिप्लोमेटिक दबाव तेज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।